Hello friends, welcome to my class for the history. मैं क्लास को शुरू करूं उससे पहले मैं अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा नाम प्रसून गौतम है और आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2011 फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और 2019 एंड 20 में लगातार 2 साल में यूपीएससी का इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। लगातार 2 साल में यूपीएससी का इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ और इसका मतलब यही है कि 2 बार मैं मेंस भी लिख चुका हूँ। तो मैं अभी जो आगे पढ़ाऊंगा मतलब अगले 100 आवर्स में मैं एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री को कवर कराऊंगा। लेकिन वो जान लेना पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं किस एग्जाम के लिए आपको पढ़ाने वाला हूँ या किस एग्जाम के लिए मैं आपको आगे हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा। तो मेनली जो मेरा टारगेट है वो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस ऑल्सो, तो उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने आपको बता दिया मेरा नाम प्रसून गौतम है, बीटेक मैंने किया है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मेरा एक्सपीरियंस अगर बात करोगे तो 9 साल का यानी 9 ईयर एक्सपीरियंस मुझे है। 9 साल का एक अनुभव है हिस्ट्री को पढ़ते और पढ़ाते। तो ये आप एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हम अगले 100 आवर्स में एंशियंट हिस्ट्री का और मिडाइवल हिस्ट्री का यानी कि मध्यकालीन भारत और प्रारंभिक भारत यानी कि प्राचीन भारत जिसे आप कहते हो हिंदी भाषी, तो प्राचीन भारत उसके लिए जो हमें पढ़ना है 100 आवर्स में वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें 100 आवर्स में पढ़ना क्या है। तो देखिए हमें आगे क्या पढ़ना है। देखो यहां से आप समझ लो मेरी बात को कि ये जो सिलेबस मैंने दिया हुआ है आपको ये दिख रहा होगा आपको कि यहां से मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। देखो कोई भी आप हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री को पढ़ो। बेसिकली हिस्ट्री क्या है ये तो मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में बांट के देख सकते हैं कि एक तो हो गया प्री हिस्ट्री, एक हो गया प्रोटो हिस्ट्री और एक हो गया हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, कोई लिखित विवरण नहीं है अपने पास, चल रहा है मतलब ठीक है खुदाई कर ली कहीं से खनन कर लिया, कहीं से कुछ सिक्के मिल गए, कहीं से कुछ मिल गया, तो एग्जैक्ट हम उस डेफिनेशन पे नहीं जा रहे कि ऐसा हर हाल में हुआ होगा। ये कंडीशन आप नहीं कह सकते हो। दयाराम साहनी राखलदास बनर्जी ने जो किया 1921 में, तो क्या आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि हर हाल में ऐसा हुआ होगा। अब आप एक एग्जांपल ले लो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने सुना कि उसकी एक साइट ऐसी मिली है जहां पर एक व्यक्ति के साथ कुत्ते को कुत्ते का कंकाल मिला है। तो हमने एक आइडिया क्या लगाया है कि हो सकता है कि उस समय किसी व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा रही हो। अरे मेरे भाई जरूरी है क्या कि कुत्ते को दफनाने की प्रथा रही हो सकता है वो कुत्ता उसी समय आके वहां मर गया हो। तो क्या आप श्योरिटी से इस बात को कह सकते हो? दैट इज प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में हम सिर्फ इस बात में चर्चा कर सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द एविडेंस। फिर आता प्रोटो हिस्ट्री। अब देखो ऐसी कहानी क्या है, ऐसी कहानी क्या है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है कि जिस हिस्ट्री के बारे में हमारे पास लिखित एविडेंस तो है, लिखित एविडेंस तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। अब यहां से अभी मैंने जो बोला उसको एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मत लेना, क्योंकि जो मैं आपसे प्री हिस्ट्री की बात कर रहा हूं वो स्टोन एज की कहानी है बेसिकली, और जो प्रोटो हिस्ट्री की बात कर रहा हूं एग्जैक्टली वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानी है। क्योंकि उस समय की कहानी बेसिकली देखा जाए तो माना तो गया है कि भाई वो वहां पे कुछ एविडेंस मिले, कुछ लैंग्वेज मिली है, कुछ उनकी स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अब जब पढ़ा नहीं जा सका तो देखो यार स्क्रिप्ट नहीं है, कोई रिटन एविडेंस नहीं है तो प्री हिस्ट्री, लेकिन रिटन एविडेंस है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में तब, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन आप श्योरिटी तो यहां पे भी नहीं है, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। अब कहानी है कि मेगास्थनीज आया, इंडिका लिखी, ठीक है, या
किसी और राइटर ने कोई और किताब लिखी है ना, हर्षवर्धन ने कोई किताब लिखी है ना, अशोक के इंस्क्रिप्शंस को देख लो, तो ये क्या है, ये हमारे पास लिखित एविडेंस है कि मौर्यन डायनेस्टी ऐसी हुआ करती थी, डेफिनेटली हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? रिटन एविडेंस है अपने पास, इंस्क्रिप्शंस, मेगास्थनीज की इंडिका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो कभी भी किसी भी हिस्ट्री को जब आप पढ़ रहे हो तो भाई रिसोर्सेज को जान लो, कहानी खत्म। रिसोर्सेज को जानना मतलब क्या? देखो वही मैं पढ़ाऊंगा इस 100 आवर्स में, आपको क्या पढ़ाने वाला? सोर्सेस, कि भाई सोर्सेस क्या है, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाना हूं। शुरुआत करूंगा स्टोनेज। स्टोनेज, स्टोनेज मतलब हिंदी भाषी छात्रों के लिए पाषाण काल, पत्थरों का युग। तो उस समय आदि मानव प्रकार के लोग होते थे। तो मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, स्क्रिप्ट थी, लिखना जानते थे क्या? नहीं। हमने किस बिहाफ पे आइडिया लगाया? स्टोन्स के आधार पे, स्टोन से बने वेपन्स के आधार पे, लेकिन रिटन एविडेंस नहीं है, श्योरिटी का ही नहीं है। तब हमने क्या कह दिया उसको? इट इज प्री हिस्ट्री। रिसोर्सेज के आधार पर ही तो कह दिया। मेरे पास और कोई तरीका है मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि इट इज प्री हिस्ट्री, इट इज हिस्ट्री? नहीं, मैं कंसीडर करूंगा सबसे पहले रिसोर्सेज को। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाऊंगा जो आपने शायद कभी पहले सुनी भी ना हो, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, हड़प्पन पीरियड क्यों नहीं कहते। बाद के काल देख लो, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन का पीरियड, इनको पीरियड बोलते हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। प्रॉब्लम है, समझेंगे? ठीक है। ब्रोंजेस, ये भी हम देखेंगे, है ना, ब्रोंजेस ये भी हम देखेंगे। तो ऐसी कहानियां हम समझेंगे। उसके बाद एडवेंट ऑफ द आर्यंस, आर्यों का आगमन। हालांकि ये मामला आज भी डिस्प्यूटेड है ना, फिर भी पढ़ेंगे हम। यूपीएससी के मेंस के आधार पर कोशिश करेंगे इसके आंसर्स को समझने की, कि एडवेंट ऑफ आर्यंस जो है, आर्यंस का भारत आगमन जो हुआ, वो बेसिकली कहां तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सॉरी। राइज ऑफ वेदास, वेदों का उदय होना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उपनिषद भी इसमें मिलेंगे आपको, है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, राइज ऑफ वेदास को हम यहां पे एक और नाम देंगे, वैदिक पीरियड। क्या नाम देंगे हम? वैदिक पीरियड। क्या नाम देंगे हम? वैदिक पीरियड। तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं, वैदिक पीरियड। जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि भाई, जो हम लोग बोल रहे हैं राइज ऑफ वेदास, तो उसको वैदिक पीरियड के नाम से भी पढ़ेंगे। जैनिज्म आप देख रहे हो, उसके अलावा बुद्धिज्म, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हम, मगधा एम्पायर पढ़ेंगे। मगधा एम्पायर में आयरन, लोहे का जो आविष्कार हुआ, फिर उसका रोल किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता गया, वो पढ़ेंगे। मौर्यन एज पढ़ेंगे, विजिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड अकाउंट्स दे प्रोड्यूस्ड। जैसे अभी नाम लिया ना मैंने, मैगस्थनीज। हु इज ही? कौन है वो? नथिंग एल्स, फॉरेन ट्रेवलर है वो भाई, मैगस्थनीज। तो अकेला मैगस्थनीज नहीं, फैयान भी आए, हिंसांग भी आए। तो वी विल डिस्कस अबाउट देम कि कौन ट्रेवलर्स थे, कौन आए। उसके अलावा हम पढ़ेंगे द एज ऑफ सातवाहनास। मौर्यंस के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एज ऑफ सातवाहनास। सातवाहनास, सातवाहन का शासन। अच्छा, यहां पे एक और कंसेप्ट मैं बता देता हूं आपको, और भी हम क्या पढ़ेंगे पता है? फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। और जिसने इस कंसेप्ट को समझ लिया, समझ लो नैया पार। मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी के बीच में जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी आई है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आगे। चोलास, पांड्यास, चेरा किंगडम, आपका किंगडम ऑफ साउथ,
चोला, बड़ी मेखलाई पढ़ोगे, है ना, संगम डायनेस्टी पढ़ोगे, शिल्पादिकरम पढ़ोगे, मोतियों का व्यापार, जूट का व्यापार, मसालों का व्यापार, रोमन साम्राज्य के साथ उनका क्या ट्रेड था, ये सब। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, इनके बारे में पढ़ोगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एशियंट हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछता भी है। अभी मैं एग्जैक्टली मुझे ईयर नहीं याद है, और कई बार पूछा भी गया है कि गुप्ता डायनेस्टी को एक स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, गोल्डन एरा या गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, वो सारी चीजें। पोस्ट गुप्ता एंड कंटेम्परेरी गुप्तास। पोस्ट गुप्तास के बाद मोस्टली हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन का जो काल है। इसमें जो मैं बात कर रहा हूं पोस्ट गुप्ता के बारे में, जो बात कर रहा हूं एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं हर्षवर्धन के काल की। उसके बाद ट्राइबाइट स्ट्रगल, प्रत्याहार, पालास, राष्ट्रकूटास और राजपूत, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट रहेगा, जो मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। अप्रोच भी अलग से बताऊंगा। देखो फिर मैं कह रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ना अलग बात है, हिस्ट्री को समझना एक अलग बात है दोस्तों। बस पढ़ना नहीं, मैं अप्रोच समझना सिखाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल अभी दूंगा, मैं आपको दूंगा, अभी देखिए, आप वेट करिए। इसके अलावा आप इंडिया में तुर्किश कॉन्क्विस्ट हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, मोहम्मद गोरी के बाद आप देखेंगे, पहले तो आप मोहम्मद गोरी से पहले आप जो आक्रमण हुए भारत में तुर्किश, महमूद गजनवी हुआ, मोहम्मद बिन कासिम हुआ, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद आप देखोगे कि आपका जितनी भी दिल्ली डायनेस्टी चल के आई है, दिल्ली सल्तनत चल के आई है, वो पढ़ेंगे हम। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, बेसिकली ये मिडियल हिस्ट्री का पार्ट है ना। अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत, तो नहीं देखी होगी भाई मैंने, ठीक है, आई थी पद्मावत, कंट्रोवर्सी भी रही थी, पॉलिटी भी आप उसमें आर्टिकल 19 को समझने का मौका मिला होगा, अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी तो, ठीक है, चलो खैर वो पॉलिटी का हिस्सा है। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि जो मैंने बताया ना, हिस्ट्री की अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने की, बेसिकली वो समझो, तो कहानी को समझ लो। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको कि किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा जाता। देखो भाई, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले क्या समझो, ये हिस्ट्री के पढ़ने के 4 पिलर मैं आपको बता रहा हूं। इकोनॉमी, दूसरा सोसाइटी, तीसरा रिलीजन, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। अच्छा, इससे मैं पॉलिटिकल भी कनेक्ट कर लेता हूं। पॉलिटिकल, देखो हिस्ट्री को पढ़ने की, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने की मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो यार, आप जानते हो कि किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन, उस देश की सोसाइटी, उस देश का रिलीजन, उस देश का पॉलिटिकल कंडीशन को निर्धारित करती है। नहीं समझेगा, समझोगे भी नहीं, मैं समझाऊंगा। बस एक पहले इस लाइन को सुन लो आप ध्यान से कि किसी भी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन उस देश की सोसाइटी, उस देश के पॉलिटिकल स्टैंडर्ड को सेट करती है। मेरी बात को समझो कैसे, फिर समझ लो लाइन। किसी भी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन उस देश की सोसाइटी, उस देश की पॉलिटिकल स्टैंडर्ड को सेट करती है। अब इस बात को कैसे समझना, वो समझो आप मेरी बात। देखो, मैं अगर दोस्तों, अगर मैं अर्ली वैदिक पीरियड की बात करूं, कब की बात करूं, अर्ली वैदिक पीरियड की। अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड समझ रहे हो आप?
अर्ली वैदिक पीरियड का मतलब है आर्यंस का आगमन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन। हालांकि मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। भाई मेरे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कभी डिक्लाइन नहीं हुआ। इंडस वैली के अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है। ये दिमाग में डाल लेना, इस बात को दिमाग में रख लो, सेट कर लो। बहुत सारे लोग कहते भी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का कभी डिक्लाइन नहीं हुआ, इंडस वैली अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। अब वो समझो आप कैसे। अर्ली वैदिक वो बताऊंगा मैं। पहले अभी अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी सोसाइटी और पॉलिटिकल स्टैंडर्ड को सेट करता है, वो समझा रहा हूं। अर्ली वैदिक पीरियड की कहानी क्या है? अर्ली वैदिक पीरियड की कहानी क्या है कि उस समय आयरन जैसी चीज से हमारा कोई नाता था ही नहीं भाई, दूर दूर तक आयरन था ही नहीं, लोहा था ही नहीं। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ तो ये जो लोग थे बेसिकली किधर माइग्रेट कर जाते हैं? ये माइग्रेट करते हैं गंगेटिक वैली में, गंगा की घाटी में, यानी कि ईस्ट की तरफ, जो बिहार साइड का जो जोन है, गंगा का जो वैली है वहां। अच्छा, आर्यंस का भी स्टार्टिंग में पंजाब वाले जो क्षेत्र है, सिंध वाले क्षेत्र है, ऊपरी सिंध जो है, वहां तक उनका यूं कह सकते हो कि स्थापत्य रहा। लेकिन गंगेटिक वैली में जब ये लोग आए तो सोचने वाली बात है, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल इन्हें मिले होंगे, हाँ या ना? गंगा का किनारा, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, मानसून का ईस्ट में शिफ्ट होना, ये सब निर्धारित करता है कि वहां पर डेंस फॉरेस्ट होंगे। और डेंस फॉरेस्ट का होना सॉरी डेंस फॉरेस्ट का होना, अब डेंस फॉरेस्ट को तावे से, कहां से काटा जा सकता है, साफ किया जा सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे ये लोग? एग्रीकल्चर तो करने से रहे, और करेंगे भी तो एक झूम खेती टाइप जो सुनी होगी आपने, छोटे स्तर पर खेती करेंगे। लेकिन बेसिकली इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो होगा पशुपालन। क्या होगा? जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा दोस्तों? इनका मेन ऑक्यूपेशन होगा पशुपालन। अब देखना, मैं 1 मिनट में कहानी को खत्म करूंगा। इकोनॉमी, सोसाइटी, ये दो चीजें मैं क्लियर करूंगा यहां से, अभी पॉलिटिकल पे नहीं आऊंगा। आप एक बात बताओ, आप एक बात समझाना मुझे कि पशुपालन से इकोनॉमी सरप्लस में होगी, मतलब पशुपालन करोगे तब सरप्लस में होगी, या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगी तो वो सरप्लस में होगी? मुझे समझाओ आप। भाई जब एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तभी तो इकोनॉमी सरप्लस में होगी। मेरी बात को समझ। सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जीवन जीने से ज्यादा। समझ रहे हो? सरप्लस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आपने एग्रीकल्चर किया, आपने 100 क्विंटल गेहूं उगाया, आपने पूरे साल में 10 क्विंटल गेहूं को खा लिया, जानवरों को खिला दिया, लेकिन 90 क्विंटल अभी भी बच रहा है। यानी कि आपने जीवन निर्वाह जो किया उससे ज्यादा में बचा है, हाँ या ना? तो दैट इज सरप्लस इकोनॉमी। पशुपालन में क्या है? सरप्लस में इकोनॉमी जा सकती है? पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? पशुपालन यार, एग्रीकल्चर पशुपालन में आप खुद डिटरमाइन कर लो कि पशुपालन से इकोनॉमी सरप्लस में होगी या सबस्टेंस में होगी, या पशुपालन एग्रीकल्चर से सरप्लस में होगी या सबस्टेंस में होगी। खुद सोचने वाली बात। तो ऑब्वियसली वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे, उस समय के लोगों का, जो मेन ऑक्यूपेशन था वो डोमेस्टिकेशन, पशुपालन था। अब पशुपालन था तो इकोनॉमी तो सरप्लस में नहीं है ना, इकोनॉमी तो जीवन जीने योग्य से ज्यादा नहीं है ना, इकोनॉमी तो कम है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? इकोनॉमी तो सरप्लस में नहीं है ना। अब जब इकोनॉमी सरप्लस में नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल व्यू को देख लो आप देखो वैदिक पीरियड में 2 प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे, बलि और शुल्क।
और ये भी चैरिटी बेस्ड हुआ करते थे। चैरिटी बेस्ड मतलब मेरा मन है तो मैं बलि और शुल्क दूंगा, अगर नहीं मन है तो नहीं दूंगा भैया। अब अच्छा, मैं अगर मान लो मेरी इच्छा है कि मैं राजा को या उस समय का जो 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 उस समय का जो कबीले का सरदार होता था उस समय टैक्स दूं भी, तो क्या दूं? दूध और दही। चलो मैं दूध दही दे देता हूं। अब दूध दही पे क्या वो कबीले का सरदार, या यूं कहो कि राजा, एक बड़ी सेना, एक बड़ी सेना रख सकता था? क्योंकि सेना को चाहिए नकद वेतन, नकद वेतन दूध दही नहीं दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली राजा के पास बड़ी सेना नहीं थी। बड़ी सेना नहीं थी तो दिमाग लगाओ, बुद्धि का प्रयोग करो। राजा के पास जब बड़ी सेना नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो खराब है ना। क्या उस समय युद्ध वगैरह होंगे जमीन के लिए? बिल्कुल नहीं होंगे। सेना नहीं है और राजा की जो कंडीशन है वो क्या है? क्या है? कमजोर है या नहीं? तो ये अभी आगे आने वाली बात में। अच्छा, एक और व्यू देखो आप यहीं से, इकोनॉमी से। इकोनॉमी से पॉलिटिकल थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा अगर मैं सोसाइटी की तरफ आऊं, थोड़ा अगर मैं सोसाइटी की तरफ आऊं, तो आप खुद देखो, पशुपालन में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती है? सबसे ज्यादा जो भागीदारी होती है भाई मेरे, वो फीमेल्स यानी महिलाओं की होती है। आजकल घरों में आप देखते हो यार, देखते हो महिलाओं की होती है या नहीं? अब देखो, किसी भी देश की जीडीपी में अगर महिलाओं का पार्टिसिपेट ज्यादा है, पार्टिसिपेट अगर ज्यादा है महिलाओं का, तो महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल अमेरिका, और फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान। महिलाओं की, अफगानिस्तान में महिलाओं को काम करना तो छोड़ो, आप सब जानते हो कि जॉब करना तो छोड़ो क्या स्थिति है। और अमेरिका में देखो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में भी महिलाएं काम कर रही हैं। तो महिलाओं की स्थिति क्या है? वो जीवन जीने की शैली क्या है? फ्रीडम है या नहीं है? तो किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति निर्भर करती है कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है कितना। अब अर्ली वैदिक पीरियड की बात समझो। पशुपालन इज द मेन ऑक्यूपेशन, और पशुपालन में पुरुषों से ज्यादा कंपैरेटिवली महिलाओं का योगदान, पार्टिसिपेट ज्यादा रहता है। और जब महिलाओं का पार्टिसिपेट ज्यादा रहेगा तो उस समय की जीडीपी में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी या नहीं होगी अर्ली वैदिक पीरियड में? बताओ मुझे। ऑब्वियसली सर होगी। क्यों होगी? कैसी होगी? खुद देखो, पर्दा प्रथा नहीं है सर, बहुपत्नी प्रथा नहीं है सर, दहेज प्रथा नहीं है सर, है ना? और फिर आप देखोगे बहुत सारी महिलाओं की स्थिति बढ़िया अच्छी है। लेकिन एक यहीं से कनेक्ट करो कि अगर आप लेटर वैदिक पीरियड में आ गए, लेटर वैदिक पीरियड में आए आप, लेटर वैदिक पीरियड के आसपास आयरन डेवलप होता है, आयरन आता है। आयरन आता है तो क्या होगा? आयरन आता है तो क्या होगा? एग्रीकल्चर बढ़ेगा। एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है या पुरुषों की ज्यादा है? ऑब्वियसली पुरुषों की ज्यादा है। यानी जीडीपी में जो अर्ली वैदिक पीरियड में कंट्रीब्यूशन महिलाओं का ज्यादा हुआ करता था, अब पुरुषों का ज्यादा होने लगा। और पुरुषों का ज्यादा होने लगा तो महिलाओं की सोसाइटी में जो कंडीशन थी वो गिरने लगी। उल्टा कर दो भाई, पर्दा प्रथा आ गई लेटर वैदिक पीरियड में, बहुपत्नी प्रथा आ गई लेटर वैदिक पीरियड में, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार खत्म हो गया, कन्या का जन्म अपशगुन माने जाने लगा। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट थी या नहीं थी? तो इकोनॉमी से ही आप देखो, सोसाइटी को कवर कर लिया थोड़ा सा, जब अभी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। एंड 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 पॉलिटिकल सिनेरियो भी आपने देख लिया। तो ये कनेक्टिविटी, ये अप्रोच होनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। आप यहां समझ लो कि आपने किस तरीके से अप्रोच डेवलप की है। अप्रोच इस तरीके से पूरे एंशिएंट होता है। तो ये तो था मेरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट कि अगले आने वाले 100 आवर्स में मैं कैसे आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो आई होप थोड़ा सा एक आइडिया लगी गया होगा। बाकी मिलते हैं फिर फ्री, जो लगातार हमारी जो क्लासेस रहेंगी उसमें मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके।